तलाश शुरू हो गई है एक ऐसे इनविजिबल मैटर की जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। ये ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ डार्क मैटर के फुटप्रिंट को डिटेक्ट कर पाए हैं, और वो है इसकी ग्रेविटी का लाइट को बेंड करना। हम जानते हैं डार्क मैटर है क्योंकि इसके बिना चीजें ऐसी नहीं होती। आप गैलेक्सीज को देख सकते हैं, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को देख सकते हैं। एक्चुअली ये सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही हैं। हम कई सालों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर आखिर है क्या। गैलेक्सीज इतनी तेजी से घूमती हैं कि आउटर स्टार्स को बाहर उछल जाना चाहिए था, जैसे बाइसिकल व्हील के घूमने पर पानी की बूंदें उछल जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो कोई चीज ऐसी है जो इन स्टार्स को थामे रखती है, ग्रेविटी का एडिशनल सोर्स जिसे हम देख नहीं सकते, और यही है डार्क मैटर। लेकिन आज तक किसी ने कोई डार्क मैटर पार्टिकल नहीं देखा है। तो डार्क मैटर का इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में क्या रोल है, और इसके ना होने पर कॉस्मॉस कैसा लगेगा? इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमर्स फिजिक्स लॉस का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स किस चीज से बना है। डॉक्टर रिचर्ड मैसी ने एक सुपर कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल गैलेक्सीज बनाई हैं। यहाँ डरहम में हम इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स की मदद से सिमुलेशंस रन करते हैं, और हम इन्हें लगातार चला रहे हैं और फिजिक्स लॉस को ट्वीक कर रहे हैं जब तक हम एक यूनिवर्स ना प्रोड्यूस कर लें जो हमारे यूनिवर्स जैसा दिखाई देता है। और इस तरह हम ये जान सकते हैं एग्जैक्टली यूनिवर्स काम कैसे करता है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि डार्क मैटर की ग्रेविटी लाइट को बेंड करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये गैलेक्सीज को बाइंड करके इन्हें आपस में जोड़े रखता है। ये इंटरगैलेक्टिक प्लाज्मा को खींचकर इनकी लॉन्ग स्ट्रीम से वो पाथ्स बनाता है जिस पर गैलेक्सीज बनती हैं। ये किसी जाल की तरह कॉस्मोस पर फैला हुआ है। हमारा पूरा यूनिवर्स डार्क मैटर से बने एक स्केलेटन पर टिका हो सकता है। रिचर्ड इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि अगर हम डार्क मैटर की ग्रेविटी में बदलाव कर दें तो कॉस्मोस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो मैं अब जाकर यूनिवर्स के एक इंटरेस्टिंग पैच का सिमुलेशन देखने वाला हूँ जिसे हमने आज सुबह रन किया था। देखते हैं ये सही काम कर रहा है या नहीं। इनकी टीम गैलेक्सीज के दो ग्रुप के बीच में एक असली टक्कर को सिमुलेट करने वाली है। तो अब अगर हम इसे रीनॉर्मलाइज करना चाहें तो क्या मुझे ये सब चेंज करना पड़ेगा? ये कोलिजन आज से अरबों साल पहले एक कॉस्मोस कॉर्नर में हुआ था जिसे बुलेट क्लस्टर कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग डिस्टॉर्शंस डार्क मैटर के बहुत बड़े अमाउंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। रिचर्ड की टीम कॉस्मा नाम के सुपर कंप्यूटर को प्रोग्राम करती है जिससे इस कैटाक्लिस्मिक फिनोमेनन के दो डिफरेंट वर्जन सिमुलेट किए जाएंगे। नेचर हमारे लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है, और अगर हम इन कोलिजन्स को देखें और ये देख पाएं कि डार्क मैटर बिट्स कहां जाती हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि असल में डार्क मैटर क्या है। रिचर्ड पहले सिमुलेशन को एक रियल कोलिजन पर मॉडल करने वाले हैं। पिंक कलर में दिखाई दे रही हॉट गैस के दो बड़े क्लाउड्स एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन डार्क मैटर जो ब्लू कलर में है सब चीजों के अंदर से आर पार हो जाता है, खुद के अंदर से भी। डार्क मैटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या है, ये इस टक्कर में आर पार निकल जाता है। ऑर्डिनरी स्टफ से उलट ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से आगे निकल जाता है। इसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि डार्क मैटर का इस कोलिजन में कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन कॉस्मा अब एक दूसरा सिमुलेशन करने वाला है। इसमें डार्क मैटर नहीं होगा। यहाँ हम एक और सिमुलेशन कर रहे हैं जिसमें कोई डार्क मैटर नहीं है, और इसका नतीजा असली यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है। ये लम्प्स ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हैं। ये वही स्टफ है जिससे हम बने हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं ये धीमे हो जाते हैं। ये किसी जायंट कॉस्मिक कार क्रैश जैसा है। सेकेंड सिमुलेशन में सब कुछ धीमा होकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर एक्सप्लोड हो जाता है। इनफैक्ट गैलेक्सीज के ये बड़े टुकड़े पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आसपास की सभी गैलेक्सीज बिखरने लगती हैं क्योंकि इन्हें थामने वाला डार्क मैटर नहीं है। इस तरह का यूनिवर्स कभी रहने लायक नहीं हो सकता। इन सिमुलेशन से पता चलता है कि कैसे डार्क मैटर एक ग्लू की तरह इस यूनिवर्स को साथ में जोड़े हुए है। इसकी ग्रेविटी ऑर्डिनरी मटेरियल को खींचकर एक एंडलेस वेब में जोड़े रखती है। मेरा नजरिया कुछ ऐसा है कि जब आप माउंटेन रेंज के ऊपर उड़ रहे हो तो ऊपर से हमें सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती हैं विजिबल मैटर की तरह। वो गैलेक्सीज जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इनके नीचे डार्क मैटर की एक ह्यूज बैकबोन मौजूद है।
लेकिन एक सरप्राइज है, ये डार्क मैटर वेब फैल रहा है। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं, हम देख सकते हैं गैलेक्सीज के बीच के गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। कुछ है जो स्पेस को भी खींच रहा है। हमारा मानना है कि एक एनर्जी है जो स्पेस को यूनिफॉर्मली फैला रही है। ये इनविजिबल है क्योंकि इसमें कोई लाइट नहीं है। इसके अलावा ये एक किकर भी है। इस एनर्जी से रिपल्सिव ग्रेविटेशनल पुश पैदा होता है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने इस नए इनविजिबल सब्सटेंस को डार्क एनर्जी का नाम दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक ये आइडिया नहीं है कि ये स्पेस को कैसे खींच पा रही है। स्पेस में स्प्रिंग या इलास्टिक जैसा कुछ है, तो वो खुद को डार्क एनर्जी की तरह कैसे प्रेजेंट कर लेता है? यही तो सवाल है, क्योंकि अब तक हम उसे पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। तो ये डार्क एनर्जी क्या है? किट पीक माउंटेन एरिजोना की समिट ने कॉस्मोस का रिंग साइड व्यू प्रोवाइड कराया है। एस्ट्रोनॉमर अर्जुन टे स्टार्स के एक पैटर्न को रिसर्च कर रहे हैं जो डार्क एनर्जी की पहेली को सुलझा सकता है। मुझे हमेशा एस्ट्रोनॉमी से लगाव रहा है। तभी से जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं 9th ग्रेड में था, हमने एक टेलीस्कोप बनाई और मैं उसकी मदद से स्टार्स को देखता था। अर्जुन को लगता है कि वो ये पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, जिससे डार्क एनर्जी को समझने की शुरुआत हो सकती है। हमें लगता है कि डार्क एनर्जी की शुरुआत यूनिवर्स के अहम कंपोनेंट के तौर पर हुई थी लगभग 8 या 10 अरब साल पहले। तभी से इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है। सन 2000 में हमें सबसे पहले यह एहसास हुआ कि यूनिवर्स सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि इस एक्सपेंशन की स्पीड बढ़ रही है। अब हमें लग रहा है कि यूनिवर्स के ज्यादातर मटेरियल के बारे में हम कुछ नहीं जानते। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक किट पीक के 4 मीटर टेलीस्कोप को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए अर्जुन एक टीम के साथ काम करते हैं। ये खूबसूरत है ना? ये टीम इस टेलीस्कोप को स्टार्स के बेहद हल्के लेकिन खास पैटर्न को ढूंढने के लिए यूज करना चाहती है, जिसकी शुरुआत यूनिवर्स के शुरुआती दौर से हो गई थी। अरबों साल पहले ये कॉस्मोस सिर्फ हॉट और डेंस प्लाज्मा का ओशन था, लेकिन मामूली फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ रीजन्स साथ में जुड़ गए। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनके अंदर हीट बढ़ती गई और यहां तक कि इनका अपना प्रेशर इनके कंट्रोल से बाहर हो गया और प्रेशर वेव्स दूर तक फैल गई। इन वेव्स से डेंस प्लाज्मा के एक जैसे रिंग्स बन गए। हर एक के बीच 450 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी थी। फिर इन रिंग्स के आसपास गैलेक्सीज बन गईं। पीछे रह गया एक खास पैटर्न जो तब से आज तक हमारे साथ बना हुआ है। क्योंकि अर्जुन हर रिंग का एग्जैक्ट साइज जानते हैं, तो ये ज्योमेट्री की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि तब से आज तक स्पेस कितना फैला है। एक टेलीस्कोप एक तरह की टाइम मशीन होती है। गैलेक्सी से आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नजदीकी सबसे बड़ी 22 लाख साल पहले निकली थी। कैमरा के अंदर टाइनी ऑप्टिकल फाइबर्स 5000 गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को एक साथ कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने उस कैमरा के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसे हम अपने कार्टोग्राफी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करने वाले हैं। इस कैमरा का नाम प्रोटोडेजी है। इसमें 3 फाइबर पोजिशनिंग रोबोट्स हैं जो फाइबर्स गैलेक्सीज पर 1 मिलीमीटर के 5000वें हिस्से की एक्यूरेसी से पोजीशन कर सकते हैं। अब हम रिजल्ट्स जानने के लिए इन्हें टेस्ट कर रहे हैं। पूरी तरह तैयार कैमरा की मदद से टीम अंतरिक्ष के 1/3 हिस्से को मैप कर पाएगी, जिससे पता चलेगा कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से हमसे दूर जा रही हैं और डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट का भी पता चलेगा। हम एक शानदार एडवेंचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आज तक के सबसे बेस्ट मैपिंग टूल्स में से एक को बना रहे हैं, जिससे हम यूनिवर्स को बेहतर एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्या पता हमें क्या मिल जाए, है ना? हमारा एक और प्लान है जिससे हम डार्क एनर्जी ने यूनिवर्स पर क्या असर डाला है इसकी डिटेल्स पता लगाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी वो होगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। डार्क यूनिवर्स का इतने बड़े स्केल पर होना एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान और परेशान करता है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप एक कैपुचिनो के बारे में सोचिए, तो जब आप इसे बनाते हैं तो सबसे नीचे जो कॉफी है उसे आप डार्क एनर्जी समझ सकते हैं। यहाँ यूनिवर्स की ज्यादातर एनर्जी मौजूद है।
और फिर इसके ऊपर दूध का झाग होता है। ये भी कम नहीं होता है। इस झाग को आप डार्क मैटर कह सकते हैं। और फिर इस कैपेचिनो यूनिवर्स में रेगुलर मैटर कहाँ होना चाहिए? तो इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकलिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? यूनिवर्स अपने आप में फाइनली बैलेंस्ड है। इस हिडन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बिना इसका स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। लेकिन एक और मिस्ट्री बाकी है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स को कोई अंदाजा नहीं है कि ये यूनिवर्स इस तरह क्यों बना। हमें बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि ये जो भी डार्क मैटर है इस यूनिवर्स के मास का 23-24% क्यों है, क्यों इसमें 70% डार्क एनर्जी है। अगर कोई इन सवालों के जवाब ढूंढ ले तो मैं समझता हूँ कि हम एक झटके में अपनी जानकारी के अगले लेवल तक पहुँच जाएंगे। ये जवाब हमारे यूनिवर्स के पार मिल सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज का पता लगाया जा रहा है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक या इनमें से दोनों हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स से आए हों। क्या ये मुमकिन है कि हमारा ज्यादातर यूनिवर्स जिस मटेरियल से बना है वो किसी और यूनिवर्स से आया है? ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसका सबूत हमारी सोच से भी ज्यादा नजदीक हो सकता है। ये यूनिवर्स बड़ा हो रहा है। डार्क एनर्जी नाम के मिस्टीरियस सब्सटेंस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और गैलेक्सीज के वेब को डार्क मैटर ने जोड़कर रखा हुआ है। नॉर्मल मैटर में ऐसी एनर्जी होती है जो चीजों को साथ लाती है, पर डार्क एनर्जी में ऐसा नहीं है। डार्क एनर्जी में ऐसी ग्रेविटी है जो चीजों को पुश करती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब डार्क एनर्जी का बाहर की तरफ पुश नॉर्मल ग्रेविटी के पुल से ज्यादा हो जाता है, और इसलिए यूनिवर्स एक्सपेंशन जो धीरे धीरे हो रहा था वो अब तेजी से होने लगा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच लगातार चली आ रही ये जंग हैरान करने वाली है। कुछ लोगों का सवाल है कि ये दोनों हमारी यूनिवर्स का हिस्सा हैं भी या नहीं। लोगों का यही मानना है कि डार्क मैटर किसी दूसरे यूनिवर्स से आया है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचें तो डार्क मैटर ग्रेविटी का एक ऐसा सोर्स जिसे हम देख नहीं सकते। शायद हम इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये वाकई डार्क हो, या शायद हम इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स से आता है। उस यूनिवर्स की लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रेविटी पहुंच सकती है। ये मुमकिन है कि डार्क एनर्जी एक्चुअली हमारे यूनिवर्स में बाहर से आती हो। इनफैक्ट हो सकता है हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रफ्तार का तेज होना असल में दूसरे यूनिवर्स की वजह से हो, जो हमारे यूनिवर्स को घेर कर इसे खींच रहा हो। ऐसा हो सकता है। जब मैं छोटा था एक जोक हुआ करता था, यूनिवर्स को डिफाइन कीजिए और इसके 3 एग्जांपल्स दीजिए। ये एक जोक ही था क्योंकि यूनिवर्स तो यही है जिसमें मल्टीवर्स से बना हो। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दूसरे यूनिवर्स के इफेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें हम अपने यूनिवर्स में फील करते हैं। यूनिवर्सेस की एग्जिस्टेंस का इनफिनिट होने से शायद हमारी एग्जिस्टेंस की वजह का पता चल जाए। हमारी यूनिवर्स की ये कंडीशंस राइट वैल्यूज में कैसे सेट हुई जिससे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स और इंसान का वजूद बना, ये एक चकरा देने वाला क्वेश्चन है और इसका एक मुमकिन जवाब है। हो सकता है बहुत सारे यूनिवर्स में हर चीज में चीजों की वैल्यू अलग हो और फिर एक स्पेशल यूनिवर्स जहां ये वैल्यूज रैंडमली ऐसी वैल्यूज तक पहुंच गई हो जो हम यहां देख रहे हैं, और कंडीशंस भी हमारी लाइफ की शुरुआत के लिए एकदम सही हो। ऑफ कोर्स हमने खुद को ऐसी जगह पर पाया है। तो क्या हमें कभी हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल पाएगा कि ये यूनिवर्स किस चीज से बना है? मेरा सबसे अच्छा अंदाजा यही है कि चीजों को जानने का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें लगता है कि हम हर चीज की थियरी ढूंढ लेंगे और काम खत्म, फिर हम बीच पर जाएंगे, मस्ती करेंगे। आगे इससे भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे और यही बात इसे एक्साइटिंग बनाती है। ऐसे यूनिवर्स में रहना जिसके बारे में आप सबको जानते हो काफी डिप्रेसिंग हो जाएगा ना। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। अभी भी रियल मिस्ट्रीज मौजूद है, मुझे यही पसंद है। आज हमारी फिजिक्स जितने बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रही है प्रेडिक्शंस के लिए, आसपास की दुनिया को समझने के लिए, हम जानते हैं कि एंड नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के इससे भी बेहतर तरीके सामने आएंगे। मुझे यही ओपन एंडेडनेस पसंद है। मुझे यूनिवर्स की यही बात पसंद है।